आप देखें, हमारे छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस श्री ओपी चौधरी सर 2018 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बीइंग एन आईएएस, बीइंग अ कलेक्टर ऑफ रायपुर, ही रिजाइन। रायपुर के कलेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब सोचो कि जिससे उनकी पहचान थी वो भी गई, विधायक का चुनाव लड़े वो भी हार गए, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। अगर वास्तव में कोई दिखाई देता था मेहनत करता हो हमेशा, तो ओपी चौधरी सर तो हमेशा एक्टिव दिखाई देंगे। और आज वो विधायक भी बने, हो सकता है उनको बहुत अच्छा मंत्री पद भी मिले। आज लोग उनकी, आप जिस जनरेशन से हो, अभी अभी आप चुनाव देख रहे हो, तो आपको लग रहा होगा वाह यार, चुनाव पहले आईएएस भी थे, चुनाव भी लड़े और सफल भी हो गए। लेकिन ये सोचो, एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, 2018 के चुनाव के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था। जो था उसका केवल अपने ऊपर विश्वास कि मैं करूंगा मेहनत तो एक दिन सफल जरूर होगा। एंड ही सक्सीडेड। थोड़ा लिखते रहे, है ना, डिस्कशंस में जो भी है, आप लोगों के बीच में से कोई पॉइंट्स लिखते रहें तो वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं रिफॉर्म्स के रूप में। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज की, और आपके दिमाग में कुछ भी क्यूरियोसिटी हो यूपीएससी के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, लबासना के एक्सपीरियंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बारे में, या फिर अब एक चीज और जुड़ गया है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल एक्सपीरियंस के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, उस पे हम बात कर सकते हैं, जो भी चीज पे। और भी बहुत कुछ किया मैं इन 5 सालों में। एग्रीकल्चर पे अपना हाथ आजमाया, स्टॉक मार्केट पे अपना हाथ आजमाया, बहुत सारी चीजें किया। आप एक खुले चर्चा लाइफ को लेकर के, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, और एजुकेशन के अलावा भी आदमी क्या कर सकता है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। ऑल आर, मतलब हम सब कोशिश करते हैं कि वो सरकारी नौकरी ही मिल जाए। उसके अलावा भी ये न्यू इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं मानता हूँ। तो वी कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। आप कुछ भी चीज आप बात करना चाहें, आप क्वेश्चन पूछते जाए। हम इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं, वन साइडेड कन्वर्सेशन के बजाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग जो भी मन में है उसको पूछ सकते हैं। आप बैठो जी, प्लीज। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। 2018 में 2017 से मैं तैयारी चालू किया था, आप लाइब्रेरी आते थे, मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं आप। उसके बाद से मैं खुद चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर राजनीतिक जीवन भी आपका सफल रहे, जो कि अभी सफल रहा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मैं 2018 अगस्त में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था सर। सब अभी मेरे डिस्कस हो रहा था जस्ट पहले। जी सर, प्लीज सर, ये मेरे सारे सहपाठी है, सब जो पीछे खड़े हुए हैं जी सर। हम लोगों ने अथक प्रयास किया सर, अथक मेहनत की है। बहुत मतलब गरीब परिवार से हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की धांधली करके वहां तक पहुंचे। चरण इस पर लेवल बाय लेवल हम लोग एक करके एग्जाम दिए सर, इंटरव्यू दिए। उसके बाद से सर हम लोग का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है सर। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है सर कि आप जो है, आप जो सरकार आई है, जैसे कि भाजपा के शासन में पहले सर 2018 के पहले लगातार एग्जाम होते थे, रिजल्ट होता था। उसके बाद लोग जो है अपने सरकारी जीवन में प्रवेश करते थे। लेकिन जब से सरकार बदली थी सर, बहुत ज्यादा लंबा होता गया। अब सर हम लोग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा सर। अब प्लीज सर रिजल्ट निकलवा दीजिए सर। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी समझना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो बात सही की गलत है, क्या है। मतलब देखो, जितने सारे एग्जाम्स पिछले कुछ सालों में हुए हैं, उसमें गड़बड़ियां भी बहुत ज्यादा हुई। और एक तरफ से हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है, छत्तीसगढ़ के आप सब यूथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, युवा भाई बहनों को, हमारा कमिटमेंट है। हमारे संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसमें भी कमिटमेंट है ना, कि जो गड़बड़ियां हुई उसकी जांच भी करेंगे और दोषियों को हम सजा भी दिलाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि उसमें गड़बड़ है क्या नहीं है, बट उस एस्पेक्ट को देखे बिना हम रिजल्ट निकाल देंगे तो वो भी शायद ठीक नहीं होगा, है ना। बल्कि मतलब ये मतलब अगर कुछ गड़बड़ी नहीं होगा तो ठीक है, अलग बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन गड़बड़ी अगर होगी तो उसको ठीक करते हुए हमारी पार्टी करना चाहेगी। तो उस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे उस पैटर्न में, तो उनको लगेगा कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल जाए। तो डोंट थिंक कि अपना ही एस्पेक्ट मत सोचिए, मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव को सोचिए
क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारी पॉइंट्स होंगे, गलत हुआ है या कुछ हुआ है, तो दोनों एस्पेक्ट को मिला के ही डिसीजन लेगी हमारी पार्टी। जी सर। ठीक है जी सर, ये बट ये है कि अगर पार्टी को अगर नए सिरे से कराना पड़ता है तो एक टाइम बाउंड वे में, जितने कम से कम टाइम में हो सकता है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जो भी, उसमें कंप्लीट करने का एक कमिटमेंट होना चाहिए पार्टी की ओर से। जी सर, कोर्ट केस भी चल रहा था सर इसमें, तो उसमें सर लगातार 2-3 बार जो है वो जो जज साहब है वो भी बोले कि गड़बड़ी जो है वो नहीं हुई है और जल्दी से जल्द निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके रिजल्ट निकाले करके, ऐसा भी था सर। देखिए, आपकी पूरी बात आपके रिजल्ट निकलने और आपके सेलेक्ट हो जाने के स्वार्थ पर केंद्रित, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। हम जब रहते हैं, हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, तो हमको लगता है कि मेरे हित में जो वही हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका ईमानदारी से भर्ती हुआ होगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सेलेक्ट नहीं होने वाले बच्चों के साथ भी जस्टिस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस एंगल को भी आप थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में सोच के देखिए उस चीज को, और मतलब कुछ नहीं हुआ होगा तो ठीक है, वो नहीं होगा। टेक्निकली किसी चीज को प्रूफ कर पाना, कोर्ट में नहीं कर पाना एक चीज होता है, और समझ में आना कि हाँ गड़बड़ हुआ है, वो भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको भी पता है वो चीज। जी सर, धन्यवाद सर। आप सर न्याय करेंगे इतना तो है सर। वी आर वेरी ओपन एंड वी विल ट्राई। मैं कोई इंडिविजुअल नहीं, हमारी पार्टी बहुत इस मामले में बहुत ओपन है और यूथ के साथ अन्याय नहीं होने देगी, और जो बेस्ट होगा, रिजल्ट निकालना बेस्ट डिसीजन लगेगा तो रिजल्ट तत्काल निकालने की पार्टी कोशिश करेगी, है ना। जी सर, पूरी उम्मीद है सर, पूरा भरोसा भी आपके ऊपर। थैंक यू। उसमें तो हमारे पार्टी का ये भी कमिटमेंट है कि कैलेंडर बना करके सारी भर्ती की जाएगी, ये भी हमारे में संकल्प पत्र का कमिटमेंट है। जी जी, और पूछिए। हो गया, चलें? अच्छा, ओके, तो उनके क्वेश्चन से सॉरी, उनको बिलासपुर से कुछ पूछना चाहते होंगे या कोई सजेशन कुछ भी, तो आप पूछिए माइक लेकर के। पीएससी की ट्रांसपेरेंसी के लिए, पीएससी एग्जाम्स में रिफॉर्म्स के लिए, एक मिनट, पीएससी रिफॉर्म एग्जाम में रिफॉर्म्स के लिए आप लोगों के सजेशंस, आप लोगों के बिंदु हैं, वैसे तो आते रहे हैं इन पिछले सालों में भी हम लोग पास आप लोगों के बिंदु, बट उसको भी आप रख सकते हैं। तो सर हम लोग भी बड़ी उम्मीद से सर और जोश से हमने सर भर्ती और पढ़ाई सब की सर, और 5 चरण करने के बाद हम भी पहुंचे सर। अभी हमारी उम्र भी सर 40 साल हो गई सर। ठीक, सिलेक्शन मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, पूरे पर्सपेक्टिव को पार्टी देखेगी, दूसरे लोगों का क्या कहना है वो भी समझेगी, देन वी विल डिसाइड। ठीक है, मैं बोल दिया, उनको जवाब दिया ना, डोंट रिपीट, सेम चीज को रिपीट ना कर। जिसका सिलेक्शन होता रहता है उसको कोई गलती नहीं है लगता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता रहता है उसको गलती ही गलती दिखती है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अगर सेलेक्ट होता रहता हूँ तो मुझे लगता है गलती नहीं हुआ ही है, मैं यही बात बोलता हूँ। जो सेलेक्ट नहीं हुआ रहता वो बोलता है गलती हुआ ही है। भाई देखने दो, समझने दो। तो ये सारी चीजें समझ बूझ के करना पड़ेगा, और पार्टी केवल एक साइड को सुन के डिसाइड नहीं करेगी, दैट इज माय पॉइंट। और उसमें आप अपने इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए। अगर कुछ गलती हुई है, ठीक है, आप सही होंगे, लेकिन अगर किसी का भी गलत सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो भी उतना ही जरूरी है। हेलो सर, बिलासपुर से। प्लीज सर, मेंस के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज देखे गए इस बार आंसर चेकिंग में जी, तो क्या मेंस का जो सीजीपीएससी का मेंस है वो ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है जैसे कि एसएससी का होता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो भी ठीक, और नहीं किया जा सकता है तो आपकी गवर्नमेंट जो सीजीपीएससी मेंस का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है कि नहीं, जैसे एसएससी में होता है प्री मेंस सब ऑब्जेक्टिव होता है इसमें? नहीं, इसमें देखिए यूपीएससी भी सब्जेक्टिव पेपर लेती है, ठीक है, पूरे मेंस का सब्जेक्टिव पेपर लेती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलग पर्पज होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलग पर्पज होते हैं। कुल मिला के सारी चीजों में इंटेंशन मैटर करता है कि भाई अच्छे एग्जामिनर हो, सही एग्जामिनर हो, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो पीएससी है, वो सही ढंग से एग्जाम कराए, सही लोगों से पेपर बनवाए, सही लोगों से पेपर जचवाए, और इंटेंशन सही रहे। अब वहीं से अगर प्रेशर है कि इसका कम ज्यादा करके दे दो, तब अलग रिजल्ट आएगा, बट उसको बोलना कि उसके कारण सब्जेक्टिव एग्जाम ही नहीं लेंगे, दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि उससे लोगों के अलग स्किल का टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किसी युवा के अलग स्किल्स के टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव से अलग स्किल्स के टेस्ट होते हैं। तो इसलिए वो पैटर्न बैलेंस करके बनाया गया। यूपीएससी भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स लेती है, तो वो सबको मिला जुला के करना ठीक है। उसमें रिफॉर्म लाना जरूरी है, कोई चीज गलत हो रहा है तो उसको बंद कर दो, इज नॉट द रास्ता ना। ठीक है सर, दूसरा ये कि क्या अगर ये
ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते CGPSC मेंस को, तो इसके मॉडल आंसर क्या आयोग जारी करेगी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उससे देख पाए, सीख पाए और सही से आंसर राइटिंग कर पाए? देखो यार, फिर मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब 2004 में मैं IAS का एग्जाम दिया था तो फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट था। फिलॉसफी के सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन आया था ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में। तो मेरे को 8 क्वेश्चंस रहते थे, सारे के सारे आ रहे थे। तो जिसको चाहता चॉइस था कि उस आंसर को लिख सकता था, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कई क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको लिख सकता था। और 60 मार्क्स के एक क्वेश्चंस होते थे। तो मुझे लगा इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने को मिलेगी, और मैंने उसको आंसर लिखना चालू किया उस क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। तो मैं उस पूरे आंसर को 12 पेज लिख डाला अच्छे से, और लिख के एकदम लगा कि क्या आंसर लिखा है मैंने। ऐसे सोच के साथ मैं बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरा एक दोस्त था आकाश, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसने बोला कि सभी क्वेश्चंस मेरे तो लड़ गए। तो दूसरे जगह पढ़ाई करता था, दूसरे टीचर के साथ, दूसरे कोचिंग से जुड़ा हुआ था। तो मैं बोला कैसे बोल रहा है यार, ये क्वेश्चन तो कहीं मैं नहीं देखा था। तो बोले नहीं ये तो दीपक सर ने कराया था। तो मैं बोला अच्छा क्या आंसर लिखना था? तो वो कुछ प्लेटो, एरिस्टोटल, कुछ अलग अलग बात बताने लगा। तो मैं टेंशन में आ गया कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं कुछ का कुछ 12 पेज लिख के आ गया हूं। ठीक है, अब वो अभ्यर्थी के दिमाग में होता है, बताता तो नहीं है, वैसे कर डाला। उसको बोला, मैंने पूछा तू अटेम्प्ट किया है क्या? तो बोला नहीं अटेम्प्ट किया हूं। ठीक है बनी किया हूं, वह बोल के आ गया। फिर आया अपने रूम में। फिर उसके बाद मैं टेंशन में, रात को नींद नहीं आई कि 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर आप आए बाहें लिख दिए हो तो मेरी उस साल के अटेम्प्ट में बचा क्या है? मतलब आप तो उसी से बाहर हो जाओगे। ठीक है, इतना कम डिफरेंस होता है। तो फिर मैं सुबह उठ के, वहां पे एक सर है धर्मेंद्र जी, पतंजलि कोचिंग चलाते हैं, है ना, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में, उनके पास मैं सुबह पहुंचा। हमें बोला सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो उन्होंने कुछ अलग ही बताया। मतलब ठीक है, एरिस्टोटल वो वाला कुछ नहीं बताया, जब मैंने लिखा तो वैसा कुछ नहीं बताया, है ना, कुछ अलग ही तीसरे प्रकार का आंसर बताया। ठीक है, कुछ अलग ही तीसरे प्रकार का आंसर बताया। फिर मैं और टेंशन में, फिर मैं 2-3 और अलग अलग टीचरों के पास गया, इसका क्या आंसर? तो किसी ने और कुछ ही बताया, किसी ने कुछ और ही बताया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक जटाशंकर तिवारी जी आते थे, बड़े फेमस प्रोफेसर थे, उनकी किताबें भी चलती थी। तो जटाशंकर तिवारी जी आए हैं करके पता चला, तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने उनको पूछा कि सर, उनकी कई किताबें लिखी हुई हैं फिलॉसफी पे, तो मैंने उनको पूछा कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए? तो उन्होंने कुछ और ही बताया, सबसे अलग। ठीक है, तब मन में मैंने सोचा कि ठीक है, एक आंसर धर्मेंद्र जी का, एक आंसर दीपक जी का, एक आंसर विकास देवी कीर्ति जी का, एक आंसर जटाशंकर तिवारी का, तो एक आंसर ओपी चौधरी का भी सही। ठीक है, तो मैं अब मतलब उसके बाद मैं आ गया, और मैं बोला चलो ठीक है, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो आकाश को भी एक्सट्रीम मार्क्स मिले थे उस पेपर में, और मेरे को भी एक्सट्रीम मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप इजीली आंसर कैसे फॉर्मेट कर सकते हो? वहां पे तो केवल और केवल इंटेंशन मैटर करता है कि किसी एग्जामिनर का, किसी अथॉरिटी पे बैठे हुए आदमी का डिस्टर्बेंट ना हो। उसके बाद किसी की क्रिएटिविटी किस डायरेक्शन में हो सकती, किसी की क्रिएटिविटी किसी डायरेक्शन में हो सकती है। ऐसे का पेपर ले लो आप। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। अनूप सिंह मेरे साथ तैयारी करते थे, और मैं उनको सीनियर मानता था, सीनियर हैं मेरे। उनका लास्ट अटेम्प्ट था जब मैं सेलेक्ट हुआ था, मगर मेरे से 7-8 साल सीनियर थे। और फिलॉसफी पे, हिंदी लिटरेचर में उनकी गजब की कमांड थी, और वही सब्जेक्ट से वो भी मेंस दे रहे थे, उन्हीं सब्जेक्ट से मैं भी मेंस दे रहा था। तो मैं उनको फिलॉसफी पूछ के समझता था, लिटरेचर पूछ के समझता था, और वो मतलब 8-10 साल से तैयारी करके एकदम सिद्धहस्त थे। ठीक है, तो अब ऐसे का पेपर आया, तो नहीं, जब मेंस का रिजल्ट आया तो उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। बाद में मैं IAS भी हो गया, उनका इंटरव्यू कॉल तक नहीं आया। तो बहुत आश्चर्य था कि मेरे से हर विषय ज्यादा जानता है, लिटरेचर भी ज्यादा आता है इसको, फिलॉसफी भी ज्यादा आता है, GS भी मेरे से ज्यादा आता है, ऐसे भी मेरे से ज्यादा अच्छा लिखता है। जो आदमी फिलॉसफी लिटरेचर वाला हो इससे अच्छा ही लिखेगा। तो मैं मतलब बड़ा चिंतित होता था, कैसे नहीं हो, मैं IAS बन गया। मार्कशीट जब आया, तो जब मार्कशीट आया तो उनके लिटरेचर के 2 पेपर में मेरे से ज्यादा नंबर, फिलॉसफी के 2 पेपर में मेरे से ज्यादा नंबर, GS के दोनों पेपर में मेरे से ज्यादा नंबर, एक पेपर ऐसे में
आउट ऑफ 200 मुझे 155 मिला था और उनको आउट ऑफ 227 मिला था। ठीक है, जो भी कारण से हुआ हुआ, जैसे भी हुआ हो, ठीक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो उनको 27 मिला था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सब्जेक्टिविटी जिस पेपर में है उसको आप बांध नहीं सकते, उसको मॉडल आंसर में नहीं कर सकते। इसका इलाज केवल इंटेंशन है। जो अथॉरिटीज हैं, जो एग्जाम लेने वाले हैं, उनके मन में गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तब भी उस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया अपने 27 मार्क्स को। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी है, भरोसा है, लोगों को इतना भरोसा है कि गलत नहीं हुआ होगा, इंटेंशनली गलत नहीं हुआ होगा। यहां पे प्रॉब्लम क्यों है? इंटेंशनली गलत होने के रिस्क हैं, शंका है, जो भी है, उसके कारण प्रॉब्लम है। तो मेन चीज है इंटेंशन को ठीक करना, सत्ता पे बैठे हुए लोगों का इंटरफेयर नहीं होना, उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। आज पीएससी में हम ये बोलें कि सब्जेक्टिव आंसर बंद कर दो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉडल आंसर दे दो, सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हमको लोगों के इंटेंशन ठीक करने पड़ेंगे और वहां पे जो सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनका इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसको हम इंश्योर करेंगे। प्रोफेशनल तरीके से एग्जाम कंडक्ट करे एजेंसी और प्रोफेशनली एग्जाम को ले, ठीक, वो इंपॉर्टेंट। जी प्लीज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि जैसे माननीय अमर अग्रवाल जी ने यहाँ कहा था कि इंटरव्यू का वीडियोग्राफी किया जाएगा, तो वो क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली उस डायरेक्शन में हम लोग सोचेंगे और आगे करने का प्रयास करेंगे हमारी पार्टी। थैंक यू सर। सर नमस्ते। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें कार्बन कॉपी दिया जाए, ये आप लोग एक मेजर डिमांड है सर, जो कि मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है और उसको आसानी से किया जा सकता है। एग्जाम हॉल में वीडियोग्राफी हो, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में मतलब एक एलिगेशन लगा कि उसके पीछे, एक कैंडिडेट के पीछे जो लड़की बैठी थी वो अब्सेंट थी और उसका इंटरव्यू कॉल आ गया, तो उसने लिखित में शिकायत की थी उस लड़के ने पीएससी में, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर की वीडियोग्राफी हो, आंसर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स रिलीज किए जाएं, वो जरूरी है और वो किए जाने चाहिए, मेरा मानना है जी। तो जो चीजें हो सकती हैं और जरूरी है वो जरूर किए जाएंगे। मेन चीज इंटेंशन है। आपको आज इतना शक क्यों हो गया है? क्योंकि वहां टामन सिंह सोनवानी बैठा था, इसलिए हो गया है, ठीक है। उसको, और ऐसे लोग सरकार में बैठे थे जो टामन सिंह सोनवानी के माध्यम से काम करा रहे, बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए आज इतना शक और संदेह और कुछ, ठीक है। इंटेंशन जब ठीक हो जाएगा, सत्ता पे बैठे लोगों का इंटरफेयर नहीं होगा पीएससी संस्था में, वो प्रोफेशनली एग्जाम को कंडक्ट करने लगेगी, तो सबके मन से संदेह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, जो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसे पुनः स्थापित करना हम सबकी जिम्मेदारी, ये महत्वपूर्ण है। और इंटेंशन ठीक होगा तो सब चीजें फिर लाइन अप होगी। सर, मैं सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ सर जी। कि जैसे हम लोग सर प्री पेपर दिलाते हैं और मेंस के लिए जो कट ऑफ जारी होता है सर, उसको जिस दिन हम लोग का मेंस का सिलेक्शन लिस्ट आता है सर, उसी दिन जारी किया जाए सर, जो प्री में कितना कट ऑफ गया है और हम लोग कितना कितना नंबर पाए सर। क्योंकि प्रोफाइल बन गया सर, जैसे व्यापम बनता है वैसे सीजीपीएससी में बन गया प्रोफाइल, तो उसमें शो करे सर कि मेरा रोल नंबर, अभी क्या होता है सर, सीधा रोल नंबर जारी कर देते हैं, इतने लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ है, वहां पे नंबर पता नहीं चलता सर कि आप कितना नंबर पाए हो और कट ऑफ कितना गया है, तो उसको जारी करना चाहिए सर सीजीपीएससी के लिए। डेफिनेटली सही बोल रहे हो। देखो, अभी तक हर चीज को छिपाने का प्रयास किया जाता था, अभी जो भी पिछले 2-3 सालों में चल रहा था, और उसके पीछे इंटेंशन भी ठीक नहीं दिखते थे, ठीक है। तो जो चीजें बतानी चाहिए उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ बाहर रखने का पूरा प्रयास हमारी पार्टी करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उस डायरेक्शन में पार्टी प्रयास करेगी। और क्या है, मतलब मेन चीज में फिर बोल रहा हूं, सब चीजें स्थापित होंगी जब इंटेंशन सही होगा और सत्ता पे बैठे लोगों का इंटरफेयर वहां पे समाप्त, ठीक है सर। और एक और चीज है सर, सर जैसे छत्तीसगढ़ में सर एथेंटिक कोई बुक ऐसा अवेलेबल हो सकता है कि सर जिसको पढ़ के हम लोग भी पेपर दिलाएं, क्योंकि अभी सर कहाँ से क्वेश्चन आते क्या हैं? लॉजिक है यार, फिर सब रट के जाएंगे, उसको सब मार के आएंगे, उसका क्या परीक्षा सर तो जैसे नेशनल पब्लिकेशन का बुक है सर, वहां से लगभग पता ही चल जाता है सर, वैसे स्टेट में वैसा कुछ बुक? हर क्वेश्चन को तो नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए किया जा सकता है, जी, बट अब एक ये 4 किताब है, उसको पढ़ के जब फिर 5वीं क्लास है, तुम्हारी एग्जाम में क्या अंतर रहा? बाल भारती पढ़ के आ गए, है ना, मतलब कोई लॉजिक नहीं ना ऐसा, है ना। पर ठीक है, मतलब देखो कि जैसा वो मानसून, कौन से मानसून से वर्षा होती है, ये आंसर को गलत किए,
वो तातापानी कौन से जिले में है, उस आंसर को गलत किए, तो वो सब मतलब देखो फिर नहीं वही सर, बोल वो रहा हूं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है सर। बाकी में क्या हम दाव पत्ती करते हैं ना सर, तो छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा पता नहीं चलता सर, ये बोल वो रहे फिर हैं। वही वाली बात है। देखो प्रोफेशनली एग्जाम अच्छे से होगा, प्रोफेशनल लोग हैंडल करेंगे, ईमानदारी से हैंडल करेंगे, तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। प्रॉब्लम क्यों है कि इस मानसून से बारिश होती है, उसका आंसर में जब विवाद होता है तब प्रॉब्लम होता है कि तातापानी कहां पर है, वहां पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चीजें अगर ठीक होंगी तो सब ये सब धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। अभी इंटेंशन गलत थे और इस लेवल पे गलतियां होती थी, तब प्रॉब्लम हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरी मांग है कि सर जो 2022 की मुख्य परीक्षा हुई सर, क्या उसका रीचेकिंग हो सकता है सर? ठीक है, मतलब पार्टी ने तो हाँ। देखा है, पूरा वादा भी किया जी है सर, कि- आपने उसका एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, दिखाया थे क्वेश्चन पेपर, हाँ। आंसर शीट सर। हाँ। साथ ही साथ जैसे इंटरव्यू पैनल है सर, उसमें 3 पैनल होता है सर यहाँ पे, तो सभी में सर नंबर का जो देखते हैं सर अंतर आता है बहुत सर, तो क्या उसमें एक ही पैनल हो सकता है क्या सर इंटरव्यू में? जी सर। इंटरव्यू का एक पैनल बहुत ज्यादा संख्या हो तो सबका इंटरव्यू लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, उस दृष्टि से थोड़ा सा अव्यवहारिक है। बाकी कम होना चाहिए और एक मोटा मोटा गाइडलाइन होना चाहिए सभी पैनल। अब उसमें प्रॉब्लम तो रहा ही है पहले भी, जैसे हम लोग के टाइम पे वो अरुंधति घोष होती थी, वो 40 देती थी या 240 देती थी, है ना? ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक वो होना चाहिए, मतलब इंटरव्यू को इतना मत बना दो कि कोई 40 पाए कोई 240, उसके बाद तो कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। मतलब मेंस में अगर लास्ट रैंक पे कोई सेलेक्ट हुआ है उसको 240 मिल जाए, तो कोई टॉप पे सेलेक्ट हुआ है उसको 40 मिल जाए, तो खेल ही खत्म है। मतलब मेंस फिर लो ही मत दो, फिर तो इंटरव्यू ही ले लो, इतना बड़ा रेंज नहीं होना चाहिए। और अभी देखो फिर वही मैं बोल रहा हूं, तब भी लोग एक्सेप्ट कर लेते थे उस जमाने में। क्यों एक्सेप्ट कर लेते थे? क्योंकि अरुंधति घोष सिफारिश के आधार पर 40 और 240 नहीं देती थी, वो योग्यता का आकलन करके उसको लगता था ये बेकार है तो 40 दे दी, अच्छा है तो 200। ठीक है, ये सब चीजें नहीं होंगी तो अपने आप विश्वसनीयता धीरे धीरे स्थापित होगी। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम चिरंजीवी है सर। जी चिरंजीवी। मेरा क्वेश्चन विलोपित होने वाले क्वेश्चन है सर। जैसे वनडे एग्जाम हम दिलाते हैं, सीजीपीएससी प्री और व्यापम के एग्जाम दिलाते हैं, तो उसमें सर कई बार ऐसे होते हैं, बहुत अधिकांश बार ऐसे होते हैं सर 10 से 15 क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं सर। उससे हमारे समझ गया, रिजल्ट। फिर वो इतना सारा विलोपित हो गया तो फिर अंतर ही जी कहां से जी पैदा सर। होगा? ठीक बात है। गुड इवनिंग सर। ये भी पॉइंट आया था कि 1 मिनट 20% क्वेश्चंस को 20% क्वेश्चंस को पीएससी ने अपने इंटरनल प्रोटोकॉल में 10% से बढ़ा के 20% कर लिया था। मतलब ये कोई घोषित तो शायद नहीं है, लेकिन पीएससी में इंटरनली शायद ऐसा कुछ मैकेनिज्म उन्होंने चेंज किया था। 10% क्वेश्चंस पहले विलोपित होने का एक क्राइटेरिया बना रखा था पीएससी ने, ये चीज घोषित नहीं किया है, लेकिन बाद में बढ़ा के उसको 20% कर दिया। तो अरे 100 में 20 क्वेश्चंस को विलोपित कर दे रहे तो बचा क्या मतलब, है ना? फिर किस चीज का इवेल्युएशन करोगे आप? तो आपके संस्था में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि मतलब 20% क्वेश्चंस आपको विलोपित करना पड़ रहा है, तो उस चीज में रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्वेश्चन छांटने वालों में, क्वेश्चन बनाने वालों में, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाने के और सही लोगों को शामिल करने की और सही ढंग से काम कराने की जरूरत है, तो वो चीज इंश्योर करना पड़ेगा। थैंक यू जी प्लीज। सर गुड इवनिंग सर एंड कांग्रेचुलेशन सर। मेरा नाम वेद प्रकाश है सर, और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जिस भी फील्ड में आप गए हैं सर, बीइंग एन आईएएस, और आपने पॉलिटिक्स में भी आप सेकेंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है सर। और मैंने नंदली स्कूल को, मैं सर आपके पड़ोसी गांव से ही हूं सर, तो मैं नंदली स्कूल को देखा हूं सर। पहले की स्थिति भी जानता हूं, आज की स्थिति भी जानता हूं। और 7 साल के उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो गया सर, और मैंने आपकी खेती भी देखी है सर। और हाँ जी सर, तो जिस भी फील्ड में आप गए हैं सर, आपने अपना बेस्ट दिया है सर। तो हम यूथ के मन में यही क्वेश्चन आता है सर कि इस जितने भी जर्नी में आपने हताशा, निराशा और कई सारी नेगेटिविटी भी आई है सर, तो आपका थॉट क्या रहता था सर, और क्या सोच के आप हर फील्ड में आपने अपना बेस्ट दिया है और सफल हुआ है सर? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि सबके मन में यही है ट्रांसपेरेंसी एक, और आपने जैसे कहा था सर कि रायपुर में जो नालंदा परिसर है वो काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ है सर, और काफी अच्छा है सर। तो आपने रायगढ़ में भी बोला था ऐसे, और जैसे वहां पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपने इस तरह के आप बताना चाहेंगे सर कि
आप आए हैं तो आप क्या क्या और आगे अच्छा इस एग्जाम में हो सकता है सर, मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम? तुम्हारा शुभ नाम क्या है? नवाचार्य सर, वेद प्रकाश निषाद सर, सरवानी से हूँ मैं सर। वेद प्रकाश, यस, आपसे मिला भी हूँ सर कई बार। ओके ओके वेद प्रकाश। खैर, तो मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज के यूथ को मतलब बहुत कुछ समझने की और अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज को भी समझने की और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मतलब मेरे को बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है हमारी उस शिक्षा व्यवस्था को देखकर जहां पे हम स्कूल पढ़ते हैं कितने साल का, 12 साल, ठीक है, 12 साल का स्कूल पढ़ते हैं, 3 साल का क्या पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल का क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उस बीच में कई लोग पीजीडीसीए फलाना ढिमका और करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 18, 19, 20 साल तक का एजुकेशन लेने के बाद मार्केट में उतर करके हम अपने अर्थोपार्जन के लिए 10,000 रुपया भी महीना कमाने की स्थिति में नहीं रहे, ठीक है। तो वैसे एजुकेशन को हमको सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और सिस्टम जब बदले तब बदले तुम लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। वो नहीं बदलेगा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे क्या, ठीक है। उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैं जब आईएएस का इंटरव्यू देने गया तो मुझे चोकिलायर मैडम का बोर्ड था, उन्होंने बोला यू आर जस्ट बीएससी, नहीं यू आर जस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने बोला यस मैम आई एम जस्ट बीएससी, जस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि आपने यही क्राइटेरिया बनाया, यहाँ आने के लिए ग्रेजुएशन ही क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये क्राइटेरिया नहीं रहता तो तुम ग्रेजुएशन भी नहीं करते क्या? तो मैं बोला बिल्कुल नहीं करता मैडम। मैं बोला कि मैं गिनती की पढ़ाई पे विश्वास नहीं करता। और मैं आईएएस सेलेक्ट हुआ, बहुत सारे मेरे दोस्त वो कॉरेस्पोंडेंट कोर्स किए, कौन इग्नू में पढ़ा, कौन हार्वर्ड गया, कौन एमआईटी गया, सब लोग पढ़ते रहे। मैंने उस जिस आईएएस पे सेलेक्ट हुआ उसके बाद एक भी क्लास की पढ़ाई और नहीं की है, तो ग्रेजुएशन किया, वही मेरा लास्ट एजुकेशन है, और ना मैं जिंदगी में और कोई गिनती की पढ़ाई करने पे विश्वास करता, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं पिछले 1.5-2 साल से खेती कर रहा हूं, 2 साल से लगभग खेती कर रहा हूं। अब वहां पे केवीके के सीनियर साइंटिस्ट आते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। अब मैं उनको पूछता हूं कि यहाँ लगाने के लिए कटहल कैसे रहेगा, जैक फ्रूट, वो बोलेगा हाँ जैक फ्रूट बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो अगला पूछोगे कि नारियल कैसे रहेगा, तो बोले वो भी ठीक रहेगा। ईस्ट कोस्ट लगाऊं कि वेस्ट कोस्ट लगाऊं, नहीं दोनों ठीक रहेगा, ठीक है। टॉल लगाऊं कि डॉर्फ लगाऊं, तो वो भी ठीक रहेगा। डीटी हाइब्रिड करूं कि टीडी हाइब्रिड करूं, वो भी ठीक रहेगा। मतलब ये हालात हैं कि बहुत बड़े सीनियर साइंटिस्ट लोगों की बात को सुन के, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात को सुन के, जो एक्चुअल में खेती कर रहा है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, और जो थोड़ा सीख गया है उसके मन में आएगा कि इसको धक्का मार के यहां से बाहर निकाल, ठीक है। तो सैलरी पाने के लिए आप दुकान चला रहे हो, नौकरी चला रहे हो, व्हाट इज दिस यार, ये अपना प्रॉब्लम है। और जब आप स्टूडेंट हो या खेती में हो तब आप वो प्रॉब्लम को फील कर रहे हो, आप नौकरी में जाओगे आप भी वैसे हो जाते हो। तो इससे देश को कौन बचाएगा, इससे समाज को कौन बचाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर करने वाले को कुछ पता नहीं है, जो एग्रीकल्चर के नाम पे सैलरी ले रहा है उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। और जो किसान है उसको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। रिसर्च कहीं जा रहा है, खेती करने वाला कहीं जा रहा है। देयर इज नो कॉम्बिनेशन बिटवीन फार्मर एंड रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो ये सारी चीजें मिलकर कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर, ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, रिसर्च का, उसका प्रैक्टिकल ग्राउंड से लेना देना ही नहीं है। आईटीआई में वो कोर्स चल रहे हैं जो मतलब 20 साल पहले जिनका रिलीवेंस खत्म हो गया है, वैसी कोर्सेस आईटीआई में चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लाखों लोग वहां पे जा रहे हैं, कोई स्कूल पढ़ रहा है, कोई पूछी बोलोगे क्या पढ़ रहे हो, तभी स्कूल पढ़ रहे हैं। कर बात क्या करबे, तो कॉलेज पढ़ियो। कॉलेज के बाद क्या करबे, तो ओकर बाद में एमएससी करबो, है ना। ओकर बाद पूछबे क्या करबे, तो अब देखबो क्या करबो तेला। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से जब तक अपने आप को बाहर नहीं निकालोगे, यू नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक है।
एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर सीखना पड़ेगा भाई। कभी तो धोखा दे दोगे जयमाला पढ़ के एग्जामिनर को, है ना। अभी तो जयमाला पढ़ के एक कृषि में वहां पे बीटेक करोगे, क्या क्या करते हैं वहां, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशरी, जो भी पढ़ते हैं वहां जयमाला पढ़ के एग्जामिनर को धोखा दे के पास तो हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जब खुद खेती करोगे, एक गलती होगी ना, सपाचट हो जाओगे, ठीक है। वहां तो स्टेक दाव पे लगा है ना, यहाँ तो सैलरी खा रहे हैं, चल रहा है दुनिया। तो इससे हमको सिस्टम को बचाना पड़ेगा। और अभी आप पढ़ रहे हो तो आप वैसी हो, कल पढ़ के निकल गए, नौकरी पा गए तो नौकरी भी वैसी चल रहा है। देश को, समाज को इससे कौन बचाएगा? हम ही लोग बचाएंगे तभी तो बचेगा। एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर सीखना पड़ता है, उसमें जान लगाना पड़ता है, 50 प्रकार के लोगों से आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है, तब आप सक्सेसफुल होगे। और जब ईमानदारी से विश्वास करिए मेरी बात पर कि अगर आप सही में जिज्ञासु हैं, सही में चीजों को खोज करके निकाल सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं भी सफल होने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं भी सफल होने से नहीं रोक सकती। लोग सोचते थे कि, आज भी मैं बोल रहा हूं कि 2018 का इलेक्शन, 2023 का इलेक्शन, मेरी नजर में कोई अंतर नहीं है, दुनिया की नजर में। दुनिया के लोगों को लगता है कि ओपी चौधरी 2018 में हार गया तो 2023 में जीत गया। मैं तब भी रिकॉर्ड बनाया था और अब भी रिकॉर्ड बनाया। लोगों की नजर में अंतर, लोगों की नजर में अंतर है, ठीक है। खरसिया विधानसभा सीट से मैं चुनाव लड़ा था, वहां पे हमारे 2013 के कंपैरिजन में 2018 में 22,000 वोट बढ़े थे, 22,000 वोट बढ़े थे हमारे, ठीक है, 22,000 वोट बढ़े थे। और छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में भाजपा के लिए उतना वोट किसी भी विधानसभा सीट में नहीं बढ़ा, हाईएस्ट वोट बढ़े थे। तब मैं सेटिस्फाइड था, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई ओन एफर्ट्स। मैं अपनी कोशिशों से खुश था। दुनिया को लगता था अरे हो गया, वो हो गया, ओपी चौधरी क्या, अरे मैं तो खुश हूं भाई, तुझे क्या टेंशन है, ठीक है। लोगों को प्रॉब्लम रहती है, लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं, काबिलियत के पीछे नहीं भागते, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हम लोग वहां गए, ठीक है, वहां भी एक रिकॉर्ड बना। रायगढ़ विधानसभा सीट को अभी तक अधिकतम 19,000 वोटों से जीता गया। इस बार हम लोग करीब 65,000 वोटों से जीते, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 2018 तक के छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में अधिकतम 59,000 वोट से जीता गया था, उसको भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा 65,000 वोट से, ठीक है, 65,000 वोट से। तो ये जो जर्नी होती है, लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। और अब जीवन में एक चीज बना लो सिद्धांत, अपनी कोशिशों पर, अपने प्रयासों पर जश्न मनाना सीखो। जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे, जब तक लालची रहोगे परिणाम के लिए, कामयाबी के लिए, तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन परिणाम से ऊपर उठ जाओगे और अपनी कोशिशों को का जश्न मनाने लगोगे, दुनिया की कोई ताकत तुमको कहीं भी सफल होने से नहीं रोक सकती। समय लग सकता है, बट उस समय के बाद और बड़ी सफलता के लिए आप आगे बढ़ सकते, बिलीव मी। तो आपके लिए इतना कुछ है, रिसर्च है, इनोवेशन है, एग्रीकल्चर है, फिशरी है, दुनिया है भाई, लोग सब जगह सफल हो रहे हैं और बड़े बड़े कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन हम जब ब्लाइंड हो जाते हैं, जब संकुचित हो जाता है हमारा दृष्टिकोण, हम जब दीन दुनिया के बारे में समझ नहीं पाते हैं, भारत में नए अवसर, न्यू इंडिया में क्या क्रिएट हो रहे हैं उसको नहीं जान पाते हैं, तब हमको सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखता है। तो आप अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करो, थोड़ा अपने आप को मैच्योर करो। अभी मनोज शर्मा पे मूवी आई ना, है ना, ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग एक साथ यूपीएससी में रिजल्ट देखने गए थे, उसका लास्ट अटेम्प्ट था, और रिजल्ट से पहले यही बोल रहा था, ओपी अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरी जिंदगी का क्या हो। वो आदमी यही बोल रहा था, उसका लास्ट अटेम्प्ट, और उस अटेम्प्ट में एक साथ हमने रिजल्ट देखा था और आईपीएस बना। वो आदमी यूपीएससी के लिए जब दिल्ली गया, गार्डन में सोया है, गार्डन की चेयर पे, शायद दिखाया हुआ, फिल्म में देख नहीं पाया हूं। वो बोला है बॉम्बे आना, एक साथ देखेंगे, बोला है। मतलब चेयर पे वो आदमी सोया है, ठीक है। लोगों के लिए, लोगों के पेट, डॉग को घुमा के उसको कुछ पैसे मिले हैं, किसी स्कूल में पढ़ाया, क्या क्या नहीं किया उस आदमी।
उस स्तर तक जाकर के उसने जाकर के अपने आप को खड़ा किया। तो हम मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मतलब चुनाव हार गए तो हार गए, अरे मूर्छा आ जा रहा है लोगों को, है ना। कोई रो रहा है, अरे यार व्हाट नॉनसेंस, है ना। रोने वाले को दुनिया में कोई मदद नहीं करने वाला है। जो खड़ा होकर लड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए तैयार है, उसी की दुनिया तिलक लगाएगी भाई, किसी की दुनिया में तिलक लगाएगी। मजबूरी वाले आदमी की कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया में कोई चीज ऐसे करके नहीं मिलती, मांगने से कोई चीज नहीं मिलती है। अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ता है, आप अपने आप को उसका अधिकार प्राप्त करना पड़ता है, तब मिलता है दुनिया में। तो ये चीज आप माइंडसेट आप बदल लोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे, कहीं भी सफल हो। वो फील्ड एपीएससी का हो, फील्ड आईएएस का हो, वो फील्ड खेती का हो, स्टॉक मार्केट का हो, पॉलिटिक्स का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, कहीं पर भी। तो माइंडसेट को अपना ज्यादा मजबूत बनाओ, देन यू विल बी सक्सेसफुल। और रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा माइंडसेट बनाने के बजाय अपनी कामयाबी से खुशी होना सीखो। जिस दिन खुश रहना सीख गए, उस दिन आपकी एनर्जी 100 गुना बढ़ जाएगी। और वो 100 गुना एनर्जी के साथ जब आप एग्जाम पे अटैक करोगे तो आपकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ी होगी। और उस मारक क्षमता के साथ अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे होगे तब सफल हो। दे रहे हैं एग्जाम और इधर लुलू पुलू लगा हुआ है, डर रहे क्या होगा, कैसे होगा, इस साल नहीं निकला तो माँ को क्या बोलूंगा, है ना। तो ऐसे अगर जब तक माइंडसेट रहेगा तो हम कैसे अपना बेस्ट दे सकते। आप अपने खुद की क्षमता को समाप्त कर देते हो। जैसे ही माइंडसेट नेगेटिव होता है, जैसे ही आप डर जाते हो, जैसे ही आप रोने लगते हो, जैसे ही आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, आपकी क्षमता कई प्रतिशत कम हो जाती है। आपकी क्षमता 30% रह जाती है, 40% रह जाती है। जो आदमी अपने कामयाबी, अपने कोशिशों से खुश रहना सीख जाता है, वो अपना 80%, 90%, 95% के साथ एग्जाम को अटेक करता है। तो उसी चीज को समझो, लास्ट में कोई भी चीज आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। पढ़ते तो सब है 2 साल 3 साल तक, वो आखिरी 1 महीना में आपका माइंडसेट क्या रहता है, उसी पर एग्जाम का रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी हो तो आप अपने 90% ताकत के साथ एग्जाम में जाते हो। अगर नेगेटिव हो तो आप अपने 30% ताकत के साथ जाते हो। जब खुद ही 30% ताकत से जा रहे हो तो कहां से परीक्षा निकालोगे भाई। उस चीज को समझो, उस माइंडसेट को बदलो, तो ये एपीएससी आईएएस नहीं, सब जगह सफल होगे। ठीक है, ज्यादा बोल दिया। हेलो सर, श्रीमान मैं दिलासा सिन्हा आपसे यह पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे यूट्यूब में सर्च मारते हम लोग, तो हमेशा यूपीएससी का सर्च मारती थी मैं, जब भी डिमोटिवेट हो जाती थी तो यूपीएससी मोटिवेशनल वीडियो करके सर्च मारती थी तो देखती थी। लेकिन जब मैं ये सीजीपीएससी का तैयारी करने के लिए जब आई तो मैं छत्तीसगढ़ के ही मोटिवेशनल करके सर्च मारी तो सबसे पहले आपका नाम आया था सर। जिस टाइम किसी ने ना सोचना तो मतलब जानना तो बहुत दूर उसके बारे में, सोचा भी नहीं था ये इसके बारे में। उस समय में आपने ये सब चीज सोच के कैसे उस जर्नी को इतना मतलब आईएएस बन पाए, अपना इतना धैर्य बना के उस पर पाए, इतना सारा आपको फेस करना पड़ा है स्ट्रगल। सर हमेशा यूट्यूब में देखी हूँ, मैं बहुत सौभाग्य मान रही हूँ अपने आप को कि आज मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिल पा रही हूँ। सर प्लीज अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सर। जरूर मैं उसको एक्सपीरियंस को अपने शेयर करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे अपना गुणगान कराना है, बल्कि इसलिए कि शायद मेरे डिफिकल्टीज और डिफिकल्ट सिचुएशन से आप मोटिवेट हो सको और आप ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन सको। बैठ जाओ बेटा। दिलासा आपका नाम ना, बड़ा अच्छा नाम है। दिलासा दिलाते रहना सब। ठीक है, तो ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो कि देखो किसी चीज को करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको सोचना, उस तक सोच पाना। अगर हम एक्चुअल में उस चीज को टारगेट बना के सोच पाते हैं तभी तो उस डायरेक्शन में हम काम कर पाएंगे। एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल लाइन है, बहुत जगह लिखा रहता है, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही करने लगता है और अंततः वह वैसा बन जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन लाइन, तो इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग लाइन एंड रियली वेरी प्रैक्टिकल लाइन्स आल्सो, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइन्स। तो उस माइंडसेट से हमको चीजों को करने की जरूरत है। तो जैसे मैं मतलब जैसे आप अब मेरी जर्नी में मैं बताना चाहूंगा कि अभी एक बच्चा बिलासपुर से पूछ रहा था, मेरे गांव के पास का बच्चा, तो वो जैसे बता रहा था, उसको पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में गांव में तो छोड़ो कि कोई आईएएस की तैयारी करता हो,
रायगढ़ जिला मुख्यालय में छोड़ो कि कोई आईएएस की तैयारी करता हो, है ना। उस समय की मैं बात बता रहा हूं, जब 12वीं मतलब स्कूल तो हमारे वैसे ही रहते थे, जहां खपरा की छत होता था, बारिश होता था तो पूरा पानी भर जाता था, छुट्टी हो जाती थी। जिस स्कूल में हम लोग हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़े नंदेली में, उस समय वहां पे केवल वहां पे जब हम 12th क्लास में थे तो वहां पर केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के, न मैथ्स का लेक्चरर, न फिजिक्स का, न केमिस्ट्री का, न बायो का, न हिंदी का। और पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी पूरे साल भर में। इस तरह का सिचुएशन था। तो और जब मैं 12वीं पास होकर आया यहाँ पे भिलाई में, तो भिलाई में बड़ा फेमस था आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, तो वहां जाके सेटल हो गया कि भाई यहाँ तो ठीक ठाक पढ़ाई हो जाएगी, साहिब से पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल ऐसे सुनता था मैं भिलाई में। वहां जाके गया, ए मार्केट में वो क्या है, अनिल बुक डिपो है, अनिल बुक डिपो ही है ना नाम उसका, है ना। और वो ई मार्केट में तिवारी बुक डिपो है ना। तो सब में जाके मैं घूमा फिरा, मेरे को किताबें ही ना मिले आईएएस की। मैं बोला बड़ा गजब मामला है भाई, मतलब गांव में नहीं मिलता है समझ में आता है, रायगढ़ में नहीं मिलता है समझ में आता है, भिलाई में नहीं मिल रहा है। फिर रायपुर आते थे हम लोग किताब लेने के लिए, मैं आया कई बार, सदर मार्केट का पूरा हर किताब दुकान को छान मारा मैं, तो यहां पर भी कोई किताब नहीं मिली। उस तरह का इन्वायरमेंट होता था उस समय। तो नालंदा परिसर मैंने इसी सोच के साथ बनाया कि कोई गांव से बच्चा है, उसको भटकना ना पड़े, उसको एक साथ किताबें मिल जाए और एक साथ यूपीएससी के एक्सपीरियंस वाले बच्चे मिल जाएं, जिससे वो इंटरैक्ट करके फर्स्ट हैंड उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक यूपीएससी का प्री निकाला हो, भिलाई जैसे जगह में खोजते थे तो 6 महीना लग जाता था, एक आदमी मिलता था जो प्री निकाला हो। तो नालंदा परिसर में आप जाओगे तो बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो एक इकोसिस्टम जब डेवलप होता है किसी सिटी में, तब बच्चों को एक टेक ऑफ पॉइंट मिल पाता है। तो उस सोच के साथ हम लोगों ने बनाया। तो उस तरह का सिनेरियो होता था, उस तरह का सोच होता था। लेकिन मन में था, मैं करीब 11-12 साल का था तब मां के साथ पेंशन के लिए जाता था, उसको पेंशन का प्रकरण बन नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन कलेक्टर ने जब डांटा जिला शिक्षा अधिकारी को, तुरंत बन गया। तो मेरे को उसी समय लगा कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, ये बनना चाहिए, ये मन में विचार आया। तो उसको, उस सपने को मैं जीता रहा, लेकर के जीता रहा। फर्स्ट ईयर में था तो मैं लबासना पहुंच गया था, मसूरी एकेडमी, वहां घुसने नहीं दिया गार्ड ने, वो सब हुआ। लेकिन मतलब मैं पहुंच गया था। मतलब कितना उत्कट इच्छा रही होगी उस गांव में, जहां पे मतलब कोई न गुरु जी है न, मतलब हम लोगों की स्कूल अभी मेरे को याद आता है 6 to 8 जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे पूरा खपरा का छत होता था, मतलब बड़ा मतलब बेरंग टाइप का ब्लैक बोर्ड होता था। अभी भी वो सीन मेरे को याद आता है। मतलब उसमें भेंगरास से बिठाते थे, मतलब तब वो लिखने लायक हो बनता था। नीचे यहाँ पे मतलब बेंच तो छोड़ो, दरी टाट पट्टी छोड़ो, बोरा लेके जाते थे हम लोग स्कूल में, अभी भी मुझे याद है। बोरा लेकर के जाते थे और उन बोरा को बिछा बिछा के बैठते थे। अपना बोरा लेके जाओ, उसको बिछाओ, बैठो, और स्कूल खत्म हुआ तो मोड़ो और अपना बस्ता भरो और आ जाओ। ऐसे होता था। तो इस तरह की स्कूल्स में पढ़ते थे, इस तरह का सिचुएशन था। कोई सोच सकता है कि भाई मतलब कि ऐसे सिचुएशन से आप कैसे इमेजिन कर लिए। तो निश्चित रूप से एक ड्रीम मैंने पाला, उस ड्रीम को लेकर के मैं आगे बढ़ा। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको हमेशा पॉजिटिव बने रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे मन में आएगा कि मैं तो इस ऐसी स्कूल में पढ़ता हूं, मेरा क्या होगा जीवन में, मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता हूं, मेरा जीवन में क्या होगा। फिर अगर हमारे मन में आएगा कि मैं तो इंटीरियर एरिया में रहता हूं, मेरा कैसे होगा, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। बट जब आप पॉजिटिव रहोगे तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली आपके पर्सनैलिटी में, नेगेटिव सिचुएशन में भी इवॉल्व होती जाती हैं, आपके पर्सनैलिटी में इम्बाइव होती जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलना चाहूंगा कि जैसे हम लोग, मतलब इसको मैं कई जगह बताया हूं कि हम क्लास 3री में पढ़ते थे, तो एक पाठ था उसमें, जागो प्यारे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा थी सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने सुंदर छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया ऐसा सुंदर, समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। ऐसे करके वो पाठ था। तो गुरुजी ने वो पाठ पढ़ाया और क्वेश्चन आंसर लिखाया ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसको कॉपी में नोट करते थे देख देख के। जैसे नोट किए, फिर उसको एक्सपेक्टेशन रहता था कि उसको याद किया जाए। अब फिर हफ्ता दिन बाद टेस्ट हुआ। जब टेस्ट हुआ
तो जब टेस्ट हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया कि भाई सुबह सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। तो मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे पिताजी तो तब गुजर चुके थे, लेकिन मेरे घर में माँ वगैरह सब लोग, दादा चाचा लोग बोलते थे कि तू याद करके मत लिखना, अपने मन से लिखना क्वेश्चन आंसर। तो मैं याद तो किया नहीं था, तो फिर सुबह क्यों जल्दी उठना चाहिए, तो मैंने दिमाग लगाया कि कुछ लिखा जाए इसमें। तो मैं अब ठीक से हिंदी आती नहीं थी, तो आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी मिला के लिखना चालू किया मैं कि बीना बेरा उड़बे तो जुड़ जुड़ हवा बुहात रहे तो बड़ा मजा आते। सुबह सुबह बिहना बिहना उड़बे तो लाल रंग के सूरज उगत रहे तो ला देख के बड़ा मजा आते। सुबह सुबह उड़बे तो गुड़ेला, उस समय गौरैया आती थी हर आंगन में, अब तो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, है ना। तो वो गौरैया सुबह सुबह उड़बे तो गुड़ेला चहक चहक करत रहे तो सुन के बड़ा मजा आते। ऐसे मैंने कुछ कुछ लिख लिया, मजा आते थे। अगले दिन गुरुजी जांच करके लाए और बोले तू खड़े हो जा सबसे पहले, और आए घुआ के एक झापड़ दिया मेरे, घुआ के एक झापड़ दिया, बोला कि मतलब क्वेश्चन आंसर को याद करता नहीं है, बड़ा मजा आते ठीक है। तो मेरा दूसरा टीचर देख रहा था, सीनियर एक और था, वो आके देखा, माजरा को समझा और उसने बोला कि अपने मन से लिख रहा है, इसको लिखने दो, इससे इसका लिखने का तरीका सुधरेगा। वो भावना को, बात को समझा। तो फिर मैं अपने मन से लिखता रहा, तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी हिंदी मिश्रित लिखते थे, उससे धीरे धीरे हिंदी लिखना सीखे। फिर उस लेखन में धीरे धीरे थोड़ी धार आती गई, प्रवाह आता गया। धीरे धीरे थोड़ा अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी लिखना चालू किए। ये सब प्रक्रिया धीरे धीरे नेचुरली चलती रही, बढ़ती रही, ठीक है। और जब यूपीएससी का एग्जाम देने गए तो पता चला एक ऐसे का पेपर होता है, ठीक है। तो आदत थी लिखने की, चिट्ठी विट्ठी भी लिखा करते थे, मोबाइल एसएमएस व्हाट्सएप कुछ नहीं था, चिट्ठी लिखने की भी बड़ी आदत थी। नहीं, चिट्ठी लिखना इट इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल, बहुत प्यारा। आप क्योंकि आप इमोशन से लिखते हो चिट्ठी, तो आप अपने इमोशन को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो आप मतलब चिट्ठी लिखते हो, केवल लव लेटर नहीं बोल रहा हुआ है ना। माँ को भी चिट्ठी लिखी जाती थी उस समय, भाई को भी चिट्ठी लिखी जाती थी, दोस्त को भी चिट्ठी लिखी जाती थी, बहन को भी चिट्ठी लिखा जाता था। ये सब प्रकार की चिट्ठी होती थी। तो लेटर लिखते थे, तो मतलब उससे स्किल इंप्रूव होती थी, और कई तरीके से स्किल इंप्रूव होती है। अब आईएएस में एसे का पेपर जब देने के लिए गए, तो अब एक सिंगल एसे लिखना है, 3 घंटे लिखना है, 6 ठो विकल्प है, उनमें से एक लिखना है, और कोई शब्द सीमा नहीं है। आप चाहे 5000 शब्द लिखो, चाहे 10,000 लिखो। तो तब मैं देखता था लोग तैयारी करते थे, मस्त जम के तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करके जाते थे, कितना भी तैयारी किए रहोगे, यूपीएससी घुमा के 2 बाउंसर मारता है, ठीक है। तो जैसे ही आता था कुछ उठपटांग क्वेश्चन, है ना, तो फिर वो ऐसे उस पर लिखना चालू करते थे। एक आधा पेज तक तो जो तैयारी रहती है वो चलता है, फिर मटेरियल हो जाता है खत्म, 1-2 पेज बाद फिर आए बाय नेचुरल निकलता है, ठीक है। यही होता है। तो अगर नेचुरली आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है, तो एसे के पेपर अब तो 2 एसे हो गए, उस समय एक ही होता था। तो एक एसे को आप 3 घंटा तक बहुत अच्छा नहीं लिख सकते, कितना भी प्रिपेयर किए रहोगे। अब जबकि आपके अंदर राइटिंग स्किल स्ट्रांग नहीं है, तो अपने को तो कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ लिख लेंगे, मस्त रहेगा। अब जम के लिखता था मैं ऐसे पेपर, इतना भयंकर टाइप से, मेरे को लगता था कि यही टाइम है मतलब जिसमें आप अपना बेस्ट कर सकते हो, अपना मतलब एकदम दादागिरी के साथ लिखता था कि अपना टाइम है भाई, ठीक है। तो उसने एकदम एग्रेसिव होके एकदम द बेस्ट अपना आउट निकालते हुए, बाहर निकालते हुए मैं लिखता था, और पूरा उस तरह से लिखता चला जाता था। तो पूरा उस तरह से लिखता चला जाता था। और इसे पेपर का जब रिजल्ट आया तो मैंने आपको बताया 155 आई स्कोर्ड आउट ऑफ 200 इन यूपीएससी, ठीक है, जो कि 55-60 मार्क्स का प्योर बोनस था। जब आप यूपीएससी जैसी एग्जाम में किसी एक पेपर में 50-60 नंबर का बोनस निकालते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। ये कहां से आया ये 50-60 नंबर का बोनस? जागो प्यारे से आया, ठीक है, जागो प्यारे से आया, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव इंसान हो और पॉजिटिवली आप चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हो, तो आपके लाइफ में जागो प्यारी जैसे अनेकों घटनाएं होंगी जो आपके व्यक्तित्व में कई गुणों को आपके बढ़ा देंगी।
जिसके सहारे आप जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप वही डर रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरा भाई, मेरा दादा, ये हो गया, वो हो गया, है ना, रो रहे हो, गा रहे हो, तब खत्म है कहानी। तो अगर आप पॉजिटिव हो, आप अपने आप पे विश्वास करते हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली आपके लाइफ में और आपकी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करके आपको पॉजिटिवली करना है, तो आप हर जगह सक्सेस हो। ठीक, सॉरी मैं बहुत लंबा। सर नमस्ते, मैं सोनू डनसेना बिलासपुर से बोल रहा हूँ। सर सबसे पहले आपको बधाई छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े जीत के लिए। सर थैंक यू। मैं पीएससी और एसआई का अभ्यर्थी हूँ। आपने पीएससी और एसआई के लिए, हमारे आंदोलन के लिए आपने हमेशा हमारे साथ दिया था, और मोदी जी ने भी हमारी बात को रखा था हमारे मंच पर, अपने मंच पर, कि जो पीएससी का जो भी घोटाला हुआ है उसको उस पर जांच बैठाई जाएगा, जिसके लिए हम लोग ने कल देखा पेपर में भी कि वो हो रहा है। लेकिन हमारे एसआई के लिए सर, हमारे एसआई आंदोलन में भी आपने सहयोग दिया था। आपको याद होगा रायपुर के बूढ़ा तालाब में जो राजपत्र है उसमें बहुत सारी विसंगति करके हम लोग को बाहर कर दिया गया, जिसकी लड़ाई के लिए हमने कोर्ट का भी शरण लिया है। 122 केस लगाए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं, आपको पता भी होगा, और पूरे छत्तीसगढ़ को भी पता है, वो पेपर के माध्यम से सब पता चला है। लेकिन सर अब सरकार आ गया है, क्या मतलब अब जो बीजेपी की सरकार होगी वो क्या हमारे सब इंस्पेक्टर जो भर्ती में अनियमितता हुई है, विसंगतियां हुई है, उसको दूर करने का क्या प्रयास करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो भाई, पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें कौन क्या जिम्मेदारी में होगा वो एक अभी 10-15 दिन की बात है। बाकी जो भी जैसे भी जिम्मेदारी में रहेगी हमारे पार्टी के लोग, संकल्प पत्र में लिखित वादा किया है हमारे छत्तीसगढ़ की युवाओं को पार्टी ने, तो पार्टी निश्चित रूप से इन सारी बातों का संज्ञान लेगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट जल्दी निकलवा दो, ये भाई बोल रहा है कि गड़बड़ी का कब जांच होगा। इसी चीज को मैं बोलना चाह रहा था कि उस सारी चीजों को देख के समझ के पार्टी डिसाइड करेगी, और पार्टी निश्चित रूप से करेगी। लिखित में वादा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के नहीं दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता ने बोला है मंच से। जी सर बोलो। सर, excuse the curiosity, but why did you shift from being an IAS officer to stepping into politics? ठीक है बेटा, देखो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो हमारे लिए शिक्षा ही अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी को में बड़े जंप लगाने का एक बड़ा माध्यम होता है। तो इसलिए उस समय मैं ड्रीम एक एजुकेशन बेस्ड करियर को किया। आईएएस मेरा ड्रीम हुआ करता था जब मैं बचपन में हुआ करता था, और 13 साल तक मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ जिया, बेस्ट पॉसिबल। और उस समय जितना कुछ कर पाया उससे मैं बहुत खुश भी हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। बट इन 13 साल की जर्नी में मैंने रियलाइज किया कि भारत के सिस्टम में, भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है ना। आइदर वी लाइक इट और डिसलाइक इट, वेदर यू लव इट और हेट इट, बट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब इंपॉर्टेंट है लेकिन चैलेंजिंग है, कंफर्टेबल नहीं है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपका लाइफ अगर सेट है, आपका लाइफ सेट है, करियर सेट है, अब पॉलिटिक्स में जाना है, जबरदस्ती कूदना है, अरे उस चक्कर में क्यों पड़ो। इस तरह की मानसिकता लोगों की रहती है। तो मैंने सोचा कि भाई जब वो है इंपॉर्टेंट तो क्यों ना हम उसमें जाएं, क्यों ना उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लोग उसको चैलेंजिंग मान के छोड़ देते हैं, तो उसमें जाने के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा विचार आया। और एक स्टेटमेंट है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। तो इस सोच के साथ कि भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो अच्छे लोगों को जाना चाहिए, तो देन आई डिसाइडेड कि मतलब मेरा लगभग 24 इयर्स का करियर और बचा था। ये 13 साल का मैंने करियर कंप्लीट किया, 24 इयर्स का करियर और बचा था। 23 के अराउंड मेरा सिलेक्शन था। तो इस चीज को समझते हुए मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, एंड आई एम एंजॉयिंग पॉलिटिक्स। जब मैं 13 साल एडमिनिस्ट्रेशन में था तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को एंजॉय किया, आज पॉलिटिक्स को एंजॉय कर रहा हूँ। अपोजिशन में थे तो अपोजिशन को एंजॉय किया। तो लाइफ में हर चीज का के लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और हर सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ सिस्टम में गलत हो रहा है
उसके लिए रोज सुबह उठ के फेसबुक में निकल के मुख्यमंत्री को जब सुनाते हो तो उसका किक अलग है ना? तो लाइफ में उसको भी इंपॉर्टेंट मानो। जनता ने आपको अपोजिशन का काम दिया तो अपोजिशन का काम ठीक से करो, सत्ता का काम दिया तो सत्ता का काम ठीक से करो। बी हैप्पी ऑलवेज इन योर लाइफ। देखो, केवल आईएएस होने से आपकी को क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी जरूरी नहीं है। निश्चित रूप से आईएएस आपको एक आइडेंटिटी देती है, बट एक आइडेंटिटी दे सकती, क्रेडिबिलिटी दे जरूरी नहीं। 13 साल अगर आप अच्छा करोगे तो आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। तो 13 साल ईश्वर की कृपा से मेरा प्रशासनिक करियर काफी अच्छा रहा, उसके कारण जनता की नजर में, लोगों की नजर में मुझे क्रेडिबिलिटी मिली। उस क्रेडिबिलिटी को आप 13 साल के अपने मेहनत से इंश्योर करते हो। अगर उस समय मैं उल्टा पुल्टा काम कर रहा होता, कोई काम नहीं कर रहा होता, कोई अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे माइलस्टोन्स नहीं छोड़े होते, तो लोग मेरे को नहीं रिकॉग्नाइज करते। 13 साल में मैंने अच्छा किया था, उसका कहीं ना कहीं आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी मिली, और आगे आप अच्छा करोगे तो और उसको स्ट्रेंथनिंग होती है उसकी। ठीक है, तो आप अच्छा करते रहो तो लाइफ में हर चीजें पॉजिटिवली कनेक्ट होती चली जाती है। जब आप अच्छा नहीं करोगे तो नेगेटिवली कनेक्ट होती जाएंगी। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई चुनाव जीतने के लिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन था, आप 2004-5 में आईएएस बने, आपने बहुत संघर्ष देखा और मैं आपको तब से फॉलो करता आ रहा हूँ जब आप जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर हुआ करते थे 2011-12 के दौरान। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने संघर्ष की इतनी बड़ी जर्नी बताई है, तो सर मेरा ये कहना है कि हम उस चीज को कैसे टैकल करें, या आप उस चीज पे हमें कैसे गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि सर जब हम पढ़ते हैं या कुछ और भी काम करते हैं तो कभी लगता है कि नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। तो आपने इतनी लंबी संघर्ष की है सर, आपने कहाँ से मोटिवेशन लिया और आप इस पर हमें कैसे गाइड करना चाहेंगे सर? ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। एक ही लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, अपनी कोशिशों का जश्न मनाना सीख। जी सर। परिणाम से ऊपर उठ जाओ और अपनी कोशिशों पर जश्न मनाना, उससे खुश रहना सीख, तब आप आसानी से सब कुछ कर पाओ। सर, और एक और जो ट्रेंड चल रहा है, शायद मैं भी फॉलो करता हूँ वो ट्रेंड को, जैसे हम कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हम वीडियोस देखते हैं, और मेरी सहपाठी ने सच कहा कि जब हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपका ही वीडियो आता है सर, जो हम देख के बहुत खुश होते हैं। और सर, तो ये ट्रेंड कितना सही है सर कि हम वीडियोस देख के कुछ कर सकते हैं? देखिए, आप जब डिमोटिवेट होते हो, नेगेटिविटी माइंड में आता है, जब डिप्रेशन माइंड में आता है, तो अपना अपना तरीका होता है। कोई वीडियो देखता है, कोई अपने अच्छे दोस्त से बात करता है, जिसको आप मतलब पॉजिटिव जिसके साथ फील करते हो उससे बात करते हो। तो कोई भी पॉजिटिव तरीका आप अपना सकते हो जिससे उस नेगेटिविटी से आप बाहर आओ और पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर काम करने लग जाओ। तो एक प्रोसेस होना चाहिए, जब भी कुछ नेगेटिविटी आए मन में तो तुरंत एक माइंड में वो होना चाहिए कि हम कैसे उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकले और कोई ऐसी चीज करने लगे जो अच्छा हो और अपने को अच्छा लगता हो, और उसको करते चले जाए, फिर पॉजिटिव अपने डायरेक्शन में मोल्ड हो। एक और क्वेश्चन है सर। जी प्लीज। सर, आपने इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्कीम्स निकाले थे, नन्हे परिंदे, चूलो, आसमा, प्रयास। सर, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला सर कि ऐसा हम कर भी सकते हैं, वो भी दंतेवाड़ा जैसे जिले में जो मोस्ट अफेक्टेड है नक्सलियों से? सर, इसी कारण आपको 2011 में प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड भी मिला था सर। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात थी सर। और ये मैं जरूर छोटा था, 11-12 साल का था, लेकिन मैंने वो न्यूज उस समय पढ़ी थी और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था सर। तभी से मैंने आपको एडलाइज किया है सर, और आज भी मैं अपने कॉपी में, अपने पर्स में आपका फोटो रखता हूँ सर। और इन्हें देख के ही सर, बहुत सच बात बता रहा हूँ, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। मेरी उम्र उस समय बहुत छोटी रही होगी सर, मैं मानता हूँ, पर मैंने देखा है कि ओपी चौधरी कौन है। मैंने ओपी चौधरी का संघर्ष भी मतलब पढ़ा है। तो सर, ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हम छोटे लेवल पर भी चालू कर सकते हैं? क्योंकि सर आपको, सॉरी इंटरप्ट सर, आपको इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड भी मिला है सर, और पूरी दुनिया इसीलिए भी आपको जानती है, आईएएस ओपी चौधरी। देखो, चलो, अवार्ड मिलना, दुनिया का जानना तो एक अपनी जगह हो सकता है, उससे निश्चित रूप से किक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी इंसान को। बट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से कुछ अच्छा करने की कोशिश हमेशा करते रहो तो अपने आप चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। अपनी लकीर लंबी करने पे विश्वास करो, अपने कोशिशों का जश्न मनाना सीखो, अपना हमेशा जिस भी जगह पे हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहो। जब ये माइंडसेट रहेगा, लोगों के प्रति आपकी संवेदनशीलता रहेगी, सेंसिटिविटी रहेगी, तो अपने आप बेस्ट प्रोजेक्ट्स पैदा होते हैं, अपने आप बेस्ट प्रोजेक्ट्स पैदा होते हैं। जो जैसे मतलब आपने बोला नन्हे परिंदे की बात। नन्हे परिंदे क्या प्रोजेक्ट था कि हम 4th क्लास के जरूरतमंद गरीब बच्चों को अपने पास ले आते थे
उनको रेसिडेंशियल स्कूलिंग फैसिलिटी देते थे, 5th क्लास की रेगुलर क्लासेस पढ़ाते थे और साथ में उनको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की कोचिंग कराते थे। साथ में इन हाउस सिस्टम था, लोकल टीचर से कोचिंग कराते थे। नवोदय विद्यालय के लिए कौन सा दिल्ली का टीचर चाहिए, लोकल टीचर में कई लोग योग्य होते हैं, उनको थोड़ा और ट्रेनिंग करा दो तो वही पढ़ा लेते हैं। तो ऐसा सिस्टम लोकली हमने इवॉल्व करके नन्हे परिंदे चालू, उनको गाइड दे दो, उनको प्रैक्टिस बुक दे दो, उनको कॉपी दे दो, 10-20 लाख रुपए खर्चे में सब हो जाएगा। तो इतने छोटे से प्रोजेक्ट से, इतने छोटी सी सोच से आप उनको अगर एक बार नवोदय विद्यालय में चला गया, एक बार वो सैनिक स्कूल में चला गया, तो 6 to 12 तक की उसकी क्वालिटेटिव एजुकेशन इंश्योर हो जाती है। 6 to 12 तक की उसकी क्वालिटेटिव एजुकेशन उससे इंश्योर हो जाती है। ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए ये सोच के साथ ये प्रोजेक्ट हमने चालू किया कि भाई इतना बड़ा आउटपुट इसका आ सकता है। और उसके पीछे लाइफ की अपनी जर्नी होती है कि जैसे मैं जब 5th क्लास के बाद नवोदय विद्यालय के एग्जाम देने गया जब अपने टाइम में, तो अपने को पता ही नहीं था कि कोई गाइड भी होता है, इसका कुछ होता है, पता ही नहीं था। ठीक से हमने प्रिपेयर ही नहीं किया, जाके एग्जाम दिए। और गांव में अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते थे, एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, फेल हो गए। ठीक है, तो मेरे को बड़ा दुख था कि खुद अपने लाइफ में मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया। तो जब मैं कलेक्टर बना, तो लाइफ में हमेशा सिद्धांत रखो, जिस चीज को आपने अपने जीवन में, जिस डिफिकल्टी को, जिस परेशानी को झेला है, वो दूसरों को कम से कम झेलना पड़े या ना झेलना पड़े, उसके लिए प्रयास करो जब ईश्वर आपको अवसर देता है। तो दैट वाज माय लाइफ फिलॉसफी। तो खुद मैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में फेल हुआ था। किस लिए फेल हुआ था? मेरे गाइडेंस नहीं था, गाइड नहीं थी, जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था। तो अवेयरनेस पैदा करो गरीब लोगों में। अब जैसे आप देखना कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी रूरल एलिट सेलेक्ट होते हैं, कोई सरपंच का बेटा, कोई हेडमास्टर का बेटा, ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं। तो एकदम गरीब बच्चों को हम लेके आते थे, जिसके पिताजी का तन ढकने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं होता था, वैसे पिताजी के बच्चे को ले आओ, उसको पढ़ाओ, और एक बार वो पहुंच गया तो वो नवोदय विद्यालय में उसका 12th तक का क्वालिटेटिव एजुकेशन इंश्योर हो जाएगा। और जब एक बार क्वालिटेटिव एजुकेशन उसका 12th तक का इंश्योर हो गया, तो कुछ ना कुछ उस जनरेशन बन जाएगा। कोई टीचर बन गया, कोई पटवारी बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई पॉलिटेक्निक करके कोई इंजीनियर बन गया, कोई नर्स बन गई। उतना भी बहुत बड़ा जंप है उनके लिए। जिनके माता पिता ठीक से कपड़े ना पहन पा रहे हो, उनका बच्चा पटवारी बन जाए या उनकी बेटी नर्स बन जाए, टीचर बन जाए, बहुत बड़ा उनके लाइफ में जंप है। उसकी अगली पीढ़ी IAS IPS बन जाएगी, या उसी वही पीढ़ी IAS IPS बन जाएगी जो नवोदय में गई है। ठीक है, तो ये तो समाज को ऊपर उठाने का तरीका है। एजुकेशन से बड़ा माध्यम समाज के लोगों को ऊपर उठाने का और कोई नहीं है। लोगों को बेस्ट इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है कि आप आने वाली पीढ़ी के नॉलेज पर जब इन्वेस्ट करता है कोई फैमिली, कोई सिस्टम, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सरकार, तो सबसे बड़ी चीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो जब सेंसिटिविटी पैदा करते हैं हम अपने अंदर, संवेदनशीलता लाते हैं, तो लोकल रिक्वायरमेंट को आप समझने लगते हैं। छू लो आसमान क्या है? छू लो आसमान 11th 12th की साइंस एजुकेशन को क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ाया जाता है। वहां पे टीचर ही नहीं थे साइंस के स्कूलों में, साइंस के गांव के स्कूलों में टीचर ही नहीं होते थे। तो आप साइंस के एजुकेशन नहीं है, उसके कारण से साइंस के टीचर कहां से बनेंगे वहां से लोकल? जब साइंस एजुकेशन नहीं, तो साइंस के बच्चे नहीं निकलते, साइंस के बच्चे नहीं निकलते, तो साइंस के टीचर की जब भर्ती होती है उसमें टीचर नहीं मिलते थे। जैसे नर्स भर्ती हो रही, नर्सिंग करने वाले लोकल लोग है ही नहीं, तो पोस्ट खाली पड़ा रहता। तो स्कूल में साइंस टीचर का पोस्ट खाली, हॉस्पिटल में नर्स का पोस्ट खाली, डॉक्टर का पोस्ट खाली, इंजीनियर का पोस्ट खाली। जब जिले में ट्राइबल बच्चे बेचारे वो साइंस एजुकेशन पा ही नहीं रहे हैं, तो कहां से बच्चे आएंगे? एक विशेष सर्कल चलता रहता है, साइंस का टीचर नहीं है तो साइंस के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो साइंस का टीचर नहीं आ रहा है। ये विशेष सर्कल चलता रहता है सिस्टम में। तो जब एक बार आप उसको अच्छे से साइंस के बच्चों को पढ़ाना चालू कर दोगे, वही बच्चे 5 साल 7 साल में वहां साइंस टीचर बन जाएंगे। तो वे उस विशेष सर्कल से आप लोकल प्रॉब्लम को लोकल सेंसिटिविटी के साथ समझोगे तो उसका सॉल्यूशन लोकल तरीके से निकाल पाओगे। इट्स वेरी सिंपल। तो उसके लिए अपने अंदर सेंसिटिविटी चाहिए, लोगों के दर्द को समझने की क्षमता चाहिए, और उस डायरेक्शन में करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। सर प्लीज, अच्छा दूसरे, हाँ प्लीज। सर मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अजीत दास है। जी जी प्लीज। सर दरअसल हम लोग हमारे यहाँ पे जितने भी हम लोग छात्र हैं सर, हम लोग आप जैसे भी बोल रहे थे कि हार या जीत तो लगे रहती है, लेकिन मोटिवेट रहना चाहिए।
तो सर मोटिवेट तो है सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी चाहिए रहती है सर। दरअसल हम लोग का जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, हमारे लिए सीजीपीएससी तो आता है सर, लेकिन पोस्ट लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि वो हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो सर इसके अलावा भी बहुत से पोस्ट रहते हैं, आरआई, पटवारी, अमीन हो गए, हॉस्टल वार्डन वगैरह जो रहते हैं। कॉमन ग्रेजुएट से तात्पर्य है सर जो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे आर्ट्स, साइंस बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग, सभी वाले, उनके लिए सर ये सब जितने भी पोस्ट वगैरह है यहाँ पे, जिनके बारे में मैंने आपको कहा है, आरआई, पटवारी, अमीन, हॉस्टल वार्डन वगैरह, सर वो बहुत लंबे अरसे से नहीं आ रहा सर। इसके पहले जो शासन थी उनके समक्ष भी बात को रखा था हमने, और डॉक्यूमेंट सहित रखा था सर कि इतने इतने पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सर किसी कारणवश वहां पे काम नहीं हुआ। चलिए इसमें कोई बात नहीं है सर, लेकिन आप लोगों के मैनिफेस्टो में था कि 1 लाख वैकेंसीज आएंगी, तो सर क्या इसमें ये सारे पोस्ट शामिल रहेंगे क्या, और इन पर कार्रवाई कितने जल्दी सर आगे बढ़ाएंगे सर? थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए था आपसे। जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और पार्टी का जो नजरिया है वो तो संकल्प पत्र में पार्टी ने डाल ही दिया है, कैलेंडर बना के हम भर्ती करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 लाख पूरे पोस्ट भर भी जाएंगे तो क्या सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी सरकारी में? नहीं सर, मैं इसीलिए मैं आपको कहा सर, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ सर, सिर्फ अपॉर्चुनिटी हमें मिले, बाकी सर ठीक है दोस्त, है ना, समझ गया मैं आपके सवाल को। तो अपॉर्चुनिटीज हमको खोजनी पड़ेंगी ना। चलो 1 लाख लोगों की भर्ती हो जाएगी, मान लो हमारी पार्टी जल्दी निपटा देती है, कर देती है, सबको भर्ती हो जाती है, तो क्या सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? क्या सिस्टम में नहीं मिलेगी? तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज अपने तरीके से खोजने पड़ेंगे ना। ठीक है, बिलासपुर से कोई क्वेश्चन? सर बिलासपुर से। जी मैम। जी सर प्रणाम। पहले तो सबसे पहले आपको इतनी बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपकी जो जर्नी हमने सुनी हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर की, और अभी आप पूरा यूथ आइकॉन हैं, और हम चाहते हैं कि आप ही छत्तीसगढ़ के सीएम बने। अरे बर्बाद हो गया। क्योंकि जो परेशानियां बच्चों ने बताई हैं, और पार्टी डिसिप्लिन में सब नहीं होता बेटा, हमारा पार्टी में सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, प्लीज ना। जी सर, बट मैं बच्चों की तरफ से बोल रही हूँ, जो प्रॉब्लम्स बच्चों ने आपको बताई उसमें नो डाउट आप उस पे काम करेंगे। और आप एक बार हमारे क्षेत्र में भी गए थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई थी, सारंगगढ़ के राजापारा में, और आपका एक बहुत बड़ा शो रहा था, बट मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। और मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है सर कि ऐसा होता है कि जनरली एक छोटा सा प्राइवेट जॉब कर रहे हो या 10-12 हजार की जॉब कर रहे हो तो छोड़ने में महीनों लग जाते हैं। आपके अंदर में इतना डेयर कहाँ से आया जो आपने आईएएस का जॉब छोड़ा? तो वो मनस्थिति थोड़ा बताइए, और आपका विश्वास कैसे आगे के लिए था? तो बनना फिर छोड़ना बहुत बड़ी बात है, तो उसको मैं मतलब पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम विश्वास करें कि इसको छोड़ेंगे तो हमको दूसरा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बस यही बताइए सर कि मतलब ये जो छोड़ने का जो डेयर है वो सबसे नहीं हो पाता, सब छोड़ नहीं पाते, तो आपने ये डिसीजंस लिया, फिर आपको कैसे आत्मविश्वास था कि आप इस पद तक यहाँ तक पहुंचेंगे? थोड़ा सा बताइए कि छोड़ने के दिन आप कैसा फील कर रहे थे? ठीक है सर, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। प्रणाम सर। जी थैंक यू सो मच। तो मतलब बेसिकली जब आप अब कामयाबी के पीछे ना भाग के काबिलियत के पीछे भागेंगे तो अब अपने आप के ऊपर भरोसा आएगा। तो जब अपने आप के ऊपर भरोसा आएगा तो कुर्सी पे भरोसा न करना, पद पे भरोसा करना आप बंद करेंगे, अपने आप पे भरोसा करना चालू करेंगे। जिस दिन अपने आप पे भरोसा कर लेंगे तो किसी पोस्ट, किसी एक जगह पे आपका विश्वास करने के बजाय अपने आप पे विश्वास करेंगे तो दूसरे जगह भी मैं सफल हो जाऊंगा, ये आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होगा। तो आपको बेसिकली अपने अंदर क्वालिटीज को इंप्रूव करने की, अपनी क्षमताओं को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मैं रियलाइज कर। सर जी प्लीज। सर मैं स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में बात करना चाहता हूं सर कि छत्तीसगढ़ में सर पैरामेडिकल एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है सर। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट या निजी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बच्चे क्या करें सर? खुद मेरी बहन का एडमिशन दिलाया हूँ सर, तो मतलब मैं आसपास सभी राज्यों में यूनिवर्सिटी है सर, मगर छत्तीसगढ़ में नहीं है। उसके चक्कर में क्या हो रहा है सर कि जो निजी संस्थाएं खोल के रखे हैं ना सर, तो उन लोग जैसे 20,000 में हो रहा है बाकी राज्यों में, तो यहाँ आके 60,000 70,000 में हो रहा है वही चीज। तो मेन कारण है सर यहाँ यूनिवर्सिटी ना होने के कारण उसके लिए बाहर राज्यों में जाना पड़ रहा है।
तो बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा सर, पॉइंट बताया है सर हम ये लोग निश्चित रूप से इस पे काम करने का प्रयास करें। यस सर, थैंक यू सर। जी हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो फिर जैसे गवर्नमेंट जॉब रहता है उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद वो सही तरीके से गवर्नमेंट जॉब नहीं करती, फिर भी उनको जॉब चेक ना करके उनको सैलरी सही तरीके से प्रॉपर मिलता है। जैसे कि मेरी बहन के कॉलेज में टीचर हैं, फिर भी उनको सही तरीके से पढ़ाते नहीं हैं, फिर भी उनको सैलरी प्रॉपर मिलता है, तो उससे बच्चों को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना कि उनको शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल रहा है, फिर भी सैलरी गवर्नमेंट उनको प्रॉपर दे रही है। तो फिर उस फील्ड में सर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? नहीं, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करो चाहे मत करो, सबको बराबर है ना। तो उस चीज से सिस्टम को बाहर निकालने की जरूरत है। यू आर वेरी आस्किंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ इंसेंटिव हो, जो नेगेटिव तो नेगेटिव हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो। और वही चीज गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में उसका रिएक्शंस आता है और सरकारें उससे डर जाती हैं पॉलिटिकल अपने कंपल्सन्स के कारण। तो उससे हमको कहीं न कहीं सिस्टम को बाहर निकालने की जरूरत है और परफॉर्मेंस बेस्ड चीजों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। अभी तो किसी को छू दो तो फिर वो आंदोलन हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पॉइंट रखिए। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मैं कृषि महाविद्यालय का छात्र हूँ, इंदिरा गांधी से। जी सर, मेरा एक ही सवाल है, मतलब कि अभी तो नया नया कॉलेज खुलते जा रहा है विगत वर्षों से, लेकिन उन कॉलेजों में मतलब मैं जांजगीर चांपा से पढ़ा हूँ, वहां पर केवल कुछ ही शिक्षक थे, मतलब 5 से 6, और गेस्ट टीचर लोग बुलाए थे। फिर भी वहां पर बोला जाए कि जो भी टीचर मिला था हम लोग को, वहां पर पढ़ाई कम, मतलब कुछ ही सब्जेक्ट का होता था और उनको इतना काम दे दिया जाता था कि महाविद्यालय ही काम में बिजी रहते थे। ऐसे में तो एक कृषि का छात्र तो अच्छे से न पढ़ पाता है और न फ्यूचर में न एक किसान से संबंध बना पाता है, न कुछ नॉलेज ही रहता है उसकी जन। तो मैं इसके लिए ये पूछना चाहता हूँ सर कि फ्यूचर में इसके लिए कुछ अलग प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से उस पर काम करने का प्रयास हम लोग सब करेंगे। लेकिन बेसिक बात यह है बेटा कि देखो, पहले कॉलेज ही नहीं होते थे। जब हम लोग 12वीं पढ़ के निकले थे तो छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, और अभी मेरे को याद है, मेरा दोस्त का रैंक कितना 73 या 78 कुछ था, 73 या 78 से, और उसको एमबीबीएस कोर्स नहीं मिल पाया था। पूरे छत्तीसगढ़ में 73 रैंक लाने के बाद भी उसको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाई। तो उस स्थिति से भी, अभी मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 99, 98, 97, 96 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय सोचो कैसे लगता रहा होगा, छत्तीसगढ़ में 73 मेरिट पे आया है और वो कॉलेज ही नहीं मिल रहा। तो भाई एक डेवलपिंग कंट्री में हर चीज विशेष सर्कल में फंसा रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉलेज खुल रहे हैं, अब वो कॉलेज धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग होगी। क्वालिटी पे हमको फोकस करने की जरूरत है, बट कॉलेज तो खोलना पड़ेगा, वो भी जरूरी है। इसका रास्ता ये नहीं है कि हम कॉलेज ना खोलें। ठीक है सर, तो मेरा मैं यही चाहता हूँ सर, मतलब कि हर अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी एग्रीकल्चर में जितने नंबर में अभी सिलेक्शन होता रहा होगा, उससे 2 गुना नंबर पाने पे ना आज से 20 साल पहले सिलेक्शन ही नहीं होता रहा। ठीक है, तो उस स्थिति सिस्टम को बाहर निकालोगे, फिर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा। एम्स एक बना रहा, 1956 से 2000 तक एक एम्स बना रहा पूरे देश में। तो भाई एम्स तो बढ़ाने पड़ेंगे। अभी बोलोगे एम्स में स्टाफ कम है या उतना क्वालिटेटिव नहीं बन पाया, वो इशू रहेगा बीच में ट्रांजिशन पीरियड में, तो उससे तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। सर, मेरे आपसे यही निवेदन है कि कृषि जो भी छात्र है, कृषि या कोई भी, वो एक ऐसा फील्ड करे कि वो खुद ही अपने आप में इतना सक्षम हो कि अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। हर जगह होना चाहिए। जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ स्कूलिंग करते करते एक ट्रेड इतना सिखा दिया जाता है, चाहे प्लम्बिंग का, चाहे कारपेंटर का, चाहे इलेक्ट्रीशियन का, कि वो जीवन में भूखा नहीं मरे। स्कूल पढ़ते पढ़ते इतना एक्सपर्ट बना दिया जाता है। स्किल ट्रेनिंग स्कूल एजुकेशन का अनिवार्य हिस्सा होता है। स्किल ट्रेनिंग स्कूल एजुकेशन का अनिवार्य हिस्सा होता है। तो वैसे करना होता है। एग्रीकल्चर वाला ही क्यों, कोई भी स्कूल एजुकेशन 12वीं पढ़ते पढ़ते इतना कोई ना कोई चीज सीख ले कि वो 20,000 30,000 रुपया महीना कमा सकते, तब तो एजुकेशन का मतलब। 12वीं पढ़ लिए, कॉलेज पढ़ लिए, 18 साल पढ़ लिए और जाके बोल रहे हैं कहीं
कुछ मिल जाएगा, वैसे थोड़ी। यही सर मैं। ठीक है भाई, थैंक यू। क्लोज करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी तक मैंने भैया को सुना, ठीक है, जिद जुनून जिज्ञासा, जिद जुनून जिज्ञासा, आस्था विश्वास और प्रेम की धाराएं बहती हैं जिनके दिल में, चर्चाएं उन्हीं की होती हैं हर महफिल में। ठीक, सबसे पहले बताऊं, इन्होंने अपने जिद और जुनून से प्रशासनिक क्षेत्र में एक बहुत अच्छा नाम कमाया। उसके बाद उसी जिद और जुनून और विश्वास के साथ राजनीति में भी इन्होंने एक अपना अच्छा बढ़िया स्थान बनाया। ठीक, साथ ही इन्होंने उसी जिद और जुनून के साथ एक उन्नत खेती करके एक उत्कृष्ट किसान का भी अपना फर्ज निभाया। आप लोगों को पता नहीं होगा, भैया का एक मोर खेती का एक पाठ चलता है। ठीक, कितने लोग देखे हो? अगर नहीं देखे होंगे तो उसको ओपी चौधरी फैंस पेज बना हुआ है, ठीक है, फेसबुक में, उसमें जाइएगा, उसमें देखिएगा मोर खेती। भैया ने जो अपना संघर्ष गाथा जो सुनाया, आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही सुनाए होंगे अपने सिलेक्शन के बाद, लेकिन उसमें आप लोगों को एक्चुअल देखने को मिलेगा। मोर खेती अभी शायद पार्ट 9 तक मैं देखा हूं, पार्ट 9 तक, उससे आगे शायद नहीं बना होगा। 2 साल पहले जब मैं अपना फॉर्म बना रहा था, आज 13 साल आईएएस रहने के बाद जब जुनून आता है तो मैं कितना मेहनत करता हूँ, एक उदाहरण बता दे रहा हूँ आपको। से 2 साल पहले जब मैं अपना फॉर्म तैयार कर रहा था तो मई के महीने में सुबह 6 बजे जाता था और पेड़ के नीचे, पेड़ उसमें भी छाया ऐसे नहीं रहती थी, रिया का पेड़, नीम का पेड़ रहता था, हल्की छाया रहती थी, वहां पे खाट लगा के पूरा फॉर्म बनवाने का काम सुबह 6 बजे 5 बजे, सुबह 5 बजे चला जाता था और रात को 7 बजे 8 बजे वापस आता था। और पूरा धूप में मई के महीने में पूरा 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे वहीं पे बैठा। ठीक है, तो जब मेहनत को आप किसी चीज को एंजॉय करने लगते हो तो आपको ना धूप लगती, ना पसीना लगता, ना ठंड लगती, कुछ नहीं। ठीक है, वो जुनून आप लाइए, उसमें मजा कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं करके आप प्रेशर फील करो, उसको एंजॉय करो, उससे एक सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहिए। तब जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी, जहां भी रहोगे बहुत खुश रहो। नहीं तो हर जगह परेशान रहो, चाहे कितने भी ऊंचाई में पहुंच जाओगे तब भी परेशान रहो, जब तक सुलझा हुआ जीवन नहीं। प्लीज सॉरी। ठीक, अब मैं हमारे सर जी लिखी सर को देता हूं मैं। ठीक है, वो मैं जब भी क्लास लेता हूं सर, और अभी मैं एक सेमिनार लेने के लिए गया था बिलासपुर में, कुछ बच्चों ने बहुत नेगेटिविटी थी उनके अंदर में और सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर के, तो हर बार जब भी ऐसी बातें आती हैं तो मैं हमेशा आपका एग्जाम्पल रखता हूं और जैसे उदाहरण में हम लोग हमेशा आपको रखते हैं और हम सभी छत्तीसगढ़ वालों के लिए आप वास्तव में एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है सर। जिस समय लोग आइए सोच नहीं सकते थे, आप बन करके दिखाए, और जो बनने के बाद लोग छोड़ नहीं सकते उसको आपने छोड़ करके दिखाया। तो त्याग क्या होता है, मेहनत क्या होता है, जुनून क्या होता है, और जो सबसे अच्छी चीज आपकी है वो पॉजिटिविटी है। और पिछले इतने समय से मैं देख रहा हूं सर कि आप जब मैं हमारे ऑफिस से सर को ऊपर लेकर के आ रहा था तो सर इतने तेज रहे थे कि मुझे दौड़ करके ऊपर आना पड़ा। और उसके बाद लगातार आप देखें कि चेयर्स लगे हैं बट सर बैठे नहीं और कंटिन्यू सारी चीजें कर रहे हैं। तो हम सब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सर, यूथ के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं और आज आप आए, बच्चे भी हमारे बहुत खुश हुए होंगे और हम लोग चाहेंगे कि ऐसी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। एक चीज मैं फील करता हूं कि वो एनएसएस का 7 दिन का कैंप भी करने जाते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन पीएससी में इंटरव्यू भी देता है कोई और 2 नंबर से भी उसका सिलेक्शन रह जाता है, उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं। तो हम अभी एक प्रयास ये करेंगे सरकार में कि उनको एक सर्टिफिकेट मिले कि इसने मतलब इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। तो शायद मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में या जहां पर भी जाएंगे
तो उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू। उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होगी कि इंटरव्यू अपीयर हुए थे या मेंस पे अपीयर हुए थे, शायद उससे एक रिकॉग्निशन मिलेगा। इस डायरेक्शन में भी मैं एक सोच रहा था, उस पर भी हम काम। थैंक यू सो मच। चलिए आइए, हमारे संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आते हैं तो उन्हें ससम्मान साल और श्रीफल देकर के हम विदा करते हैं लिखी सर के द्वारा।